ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। अमेरिकी वरदान से भस्मासुर बना पाकिस्तान। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच खूब तनाव बढ़ा हुआ था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से बयान आए हुए हैं उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि जो हमारा पड़ोसी चाइना है ना, ये पाकिस्तान की तरफ खुल के खड़ा हुआ था, लेकिन अमेरिका ने आप देखिए भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रख दिया। उन्होंने आतंकवादी इस शब्द तक लेना उचित नहीं समझा। देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और पाकिस्तान से देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। और पाकिस्तान की हालत कुत्ते की पूंछ की जैसी है। अभी तक जितने बार भी टकराया भारत से, हर बार मुंह की खानी पड़ी। 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश उसी से अलग होकर आजाद बना हुआ था 1971 में, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। लगभग 60 साल पहले, यानी कि 1965 की बात हो रही है। 1965 की लड़ाई हार जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि यदि भारत ने परमाणु बम बनाया तो हम हजार वर्ष तक घास और पत्ते खाकर जी लेंगे, भूखे रह लेंगे, पर अपना बम बनाकर दम लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हावर की एटम फॉर पीस योजना के तहत पाकिस्तान को 1960 में कराची का परमाणु बिजली घर और 1965 में रावलपिंडी का शोध रिएक्टर मिला था। और इस योजना के तहत भारत को कनाडा से साइप्रस परमाणु रिएक्टर मिला था, जिसका ईंधन अमेरिका सप्लाई करता था। एक समय हुआ करता था कि अमेरिका पाकिस्तान और चाइना की तरफ खड़ा दिखाई देता था। रूस हमारा बड़ा मित्र हुआ करता था बड़ी अच्छे से। 2 लड़ाइयां हार चुके पाकिस्तान को यह डर सताने लगा था कि यदि भारत ने पहले परमाणु बम बना लिया तो फिर उसका क्या होगा। अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी चीन से रिश्ते बढ़ा रहा था। मार्च 1963 की चीन पाकिस्तान संधि के तहत वह कश्मीर की लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर की पट्टी से भेंट कर चुका था। चीन ने अक्टूबर 1964 में जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे सिंजांग में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और आप देखेंगे कि हमारा हिस्सा है, लेकिन आप देखते हैं कि चाइना को इसने यहाँ इस भाग को दे दिया और चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है अभी। और सुरक्षा की इस 2 तरफा चुनौती को देखते हुए भारत को अपने परमाणु निरस्तीकरण के सिद्धांत के बावजूद परमाणु शक्ति का विकास करना पड़ा, जिसकी परिणति 1974 पोखरण परीक्षण में हुई। पोखरण के बाद पाकिस्तान मुस्तैदी से चीन की मदद और यूरोप से तकनीक की चोरी करते हुए परमाणु शक्ति के विकास में जुट गया। और आप देखें, परमाणु अप्रसार की वकालत करने वाला अमेरिका जानता था कि कम्युनिस्ट तानाशाही वाला चीन पाकिस्तान को परमाणु तकनीक दे रहा है, जो एक अवैध काम है और जिसकी वजह से पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया में तनाव फैल सकता है। फिर भी उसने यह सब अनदेखा किया, क्योंकि वह चीन से रिश्ते गांठने में लगा था ताकि उसे सोवियत के खेमे से निकाल सके। इसी बीच ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से मनमानी करने की छूट मिल गई। पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम बनाए और उनकी तकनीक ईरान और उत्तर कोरिया को भी बेची। अमेरिका ने भारत के लिए पाकिस्तान और अपने लिए ईरान और उत्तर कोरिया के रूप में 2 भस्मासुर खड़े कर दिए। और एक तो क्या है कि पाकिस्तान आप देखते हैं कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ से सभी जगह कनेक्टिविटी रहती है ना, इसलिए अमेरिका आप देखते हैं इसकी तरफ झुकता है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिया और सऊदी अरब से पैसा दिलाया, जिसका प्रयोग उसने आप देखते हैं इस्लामी जिहाद करने वाले मुजाहिदीन दस्ते बनाने के साथ पंजाब में खालिस्तानी आतंक को हवा देने में किया। जिहादी जंग में सोवियत संघ की हार से उत्साहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने वही नुक्सा जम्मू कश्मीर में हिजबुल और लश्कर जैसे जिहादी आतंकी भेजकर आजमाया, जो आज तक जारी है। और इसमें अमेरिका का भला नहीं हुआ। उसने जिस अफगानिस्तान में जिहादी जंग कराकर सोवियत संघ को खरीदा, अलकायदा ने वहीं अड्डा बनाया और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में आतंकी हमला किया गया। हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान का तो कोई नहीं था, परंतु उसकी योजना बनाने वाले खालिद शेख पाकिस्तान का था और जिसे सेना मुख्यालय के पास रावलपिंडी से पकड़ा गया। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को भी रावलपिंडी के तहत एबटाबाद में घर में मारा गया। और पहले तो आप देखिए, अमेरिका स्वीकारता नहीं था कि आतंक जैसा कुछ होता है। बाद में खुद पर बीती तब मालूम चला कि वो आतंकवादी घटनाएं होती हैं। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय होने के साथ साथ परमाणु नियंत्रण केंद्र भी है। लादेन और खालिद
शेख जैसे कुख्यात आतंकियों के उसी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसकी चिंता होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के परमाणु बम इस्लामी जिहादियों के हाथों में भी जा सकते हैं। अमेरिका ने कई बार उसके परमाणु नियंत्रण केंद्र पर कब्जा करने की आपातकालीन योजना का जिक्र किया, पर यदि अमेरिका को इतनी ही चिंता थी तो उसने उसे परमाणु हथियार बनाने बेचने से रोकने की ईमानदार कोशिश क्यों नहीं की? यदि की होती तो आज उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इतने जतन न करने पड़ते और दक्षिण एशिया में स्थितियां बेहतर होती। ईरान इसकी भी मिसाल है कि जिहादी मानसिकता केवल सैनिक हमलों से खत्म नहीं की जा सकती है और उसके लिए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर आतंकियों और उनके समर्थक सेना की कमर तोड़ने की जरूरत भी होती है। लेकिन अमेरिका ने लगभग हमेशा इसका उल्टा किया। पहलगांव हमले के लिए पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और आतंकी ठिकाने बंद कर आतंकियों को सौंपने की मांग करने की जगह उसने आईएमएफ से उसके लिए करोड़ों डॉलर की कर्ज की किस्त मंजूर करा दी। और आप देखिए, हमसे युद्ध चल रहा है, उसी समय आईएमएफ कर्ज दे रहा है किसे? पाकिस्तान को। उस समय तो रोक देना चाहिए था। भारत भी उसका विरोध कर रहा था, बड़ी आलोचना भी हुई आईएमएफ की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। 191 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके उद्देश्य यानी कि पर्पज की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से इसका पर्पज अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना इसका काम है। पाकिस्तान के इस पैसे का प्रयोग आतंकियों के परिवारों को मुआवजा देने में करेगा। इसी तरह के दुरुपयोग के कारण पाकिस्तान 1958 से अब तक 24 बार कर लेकर आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। अमेरिका ने बांग्लादेश की नई जिहादी सरकार के लिए भी हिंदुओं के दमन और लोकतंत्र की बहाली का हिसाब मांगे बिना 1300 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर कराई। और पिछले दिनों रियाद में और भी दिलचस्प बात हुई जब ट्रंप ने अपने मेजबान और अमेरिकी माल के बड़े ग्राहक सऊदी युवराज सलमान के कहने पर सीरिया के नए शासक अहमद अल सारा की सराहना करते हुए सीरिया के सारे प्रतिबंध हटा दिए। और अल सारा अलकायदा का कमांडर और सीरिया का कुख्यात अल नुसरा आतंकी संगठन का प्रमुख था। उसे गिरफ्तार कराने के लिए $1 करोड़ का इनाम था, लेकिन ट्रंप ने से हाथ मिलाते ही वह अमेरिका का व्यापार साझेदार बन गया। और इसी तरह परमाणु समझौते के लिए तैयार होते ही ईरान भी आतंकी देश से व्यापारी साझेदार बन गया। स्पष्ट है कि जब भी अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों की बात आती है तो बाकी रिश्ते गौड़ हो जाते हैं, भले ही वे कितने भी पुराने और गहरे हों। यूरोप के देश इसकी मिसाल है। अमेरिका से गहराते सामरिक रिश्तों की विश्वसनीयता भारत को इसी तराजू पर तौलनी होगी। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया और कहते हैं कि अमेरिका एक स्वार्थी मित्र है। आप देखते हैं कि अभी तक वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था, कुछ समय तक यूक्रेन के पक्ष में वोट दे रहा था और बाद में आपने देखा है कि वो रूस के पक्ष में वोट देना लगा, रूस के पक्ष में बोलने लगा। ये रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है। तो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। कलयुग की युद्ध का आंख देखा हाल, जितने चैनल उतनी बातें। पहले शत्रु टूटते थे, अब समाचार टूटते हैं। कलयुग में इसी को ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। हास्य बैंक का सजा देखना हो तो देख सकते हैं। भारत का रक्षा निर्यात करोड़ रुपए में है। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं ये। 2018 में आप देखिए 4682, 2019 में 10,746, 2020 में आप देखिए 9,116, 2021 में 8,435 और 2022 में 12,815, 2023 में 15,918 और 2024 में 21,083 और आप देखिए 2025 में ये 30,000 अनुमानित थे और 2029 में 50,000 अनुमानित थे। अब आप देखेंगे पड़ोसी अगर हमारे पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, बांग्लादेश जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। ऊर्जा, समय की उपासना। या आप देखिए सृष्टि के उपादान कारण भले ही पंचतंत्र हो पर मूल कारण समय है। अविनाशी और व्यापक होने से यह चराचर जगत उसी में व्याप्त है। वहीं साक्षी और दृष्टा है। ना तो उसके आदि अंत का निर्धारण किया जा सकता है और ना ही दिव्य स्वरूप का ज्ञान। निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्लिप्त आदि परमात्मा के सभी विशेष समय के भी हैं और दोनों की एकरूपता और शक्तिमत्ता को हर व्यक्ति समझता है, तभी मुख से सहसा निकलता है। हमारे बस में कुछ नहीं है, जो समय चाहेगा वही होगा। समय को चिररतन सत्य परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। सृष्टि का सृजन और विलय उसी में होता है, इसलिए उसे महाकाल की संज्ञा दी जाती है। गीता में श्री कृष्ण भी आत्मस्वरूप का परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि सबका नियंता धारण करता काल में मैं ही हूँ।
सदा गतिमान रहने से वह फिर कभी नहीं लौटता है। इसलिए विद्वानों ने समय के दुरुपयोग को सबसे बड़ी हानि कहा है। यह भी उस पर किसी का नियंत्रण संभव नहीं, किंतु श्रेष्ठ कर्मों द्वारा उसे सार्थक और नियंत्रित किया जा सकता है। जब दरबार में आए याचक को अभिमान बस कल आने का आदेश देकर धर्मराज युधिष्ठिर के ने समय की इस विलक्षणता का विस्मृत कर दिया, तब भीम ने उन्हें इसका एहसास कराया। अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करते हुए उन्होंने याचक को बुलाकर मनोकामना पूर्ण की। अनादि अनंत होने से समय को संवत्सर, मास, दिवस, घटी, फलादि में तथा जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त कर उसकी आराधना का विधान किया गया है। प्रथम में आप देखिए विद्यार्जन, द्वितीय में धर्मपूर्ण धनार्जन, तृतीय और चतुर्थ में संसारिक प्रपंचों से विरक्ति उसकी साधना के प्रमुख आयाम है। अतः सत्कर्मों की आहुति देकर की गई समय की उपासना परमात्मा की सच्ची उपासना है, संकल्प सिद्धि का मंत्र भी है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि समय के महत्व को समझिए। आप लोग समय को बर्बाद मत करिए, समय इतना नहीं है बर्बाद करने लायक। समझ रहे? सर्वदलीय प्रतिनिधि। पहलगांव में भीषण आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए परास्त करने के बाद भारत ने उसके आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए विश्व के प्रमुख देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का जो निर्णय लिया, समय की जरूरत थी। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेता भी करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों में पक्ष विपक्ष के कई सांसद होंगे। अच्छा होगा कि प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने और उनमें शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कोई विवाद ना होने दिया जाए। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ पक्ष विपक्ष को एकजुट होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए जो सांसद सर्वथा उपयुक्त माने जा रहे थे, उनमें शशि थरूर सबसे आगे, क्योंकि वह लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र में रहे, कूटनीति के अच्छे जानकार भी हैं। उनकी विद्वता और वाक्पटुता के उनके विरोधी भी कायल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समझना कठिन है कि कांग्रेस ने उनका नाम प्रस्तावित करना आवश्यक क्यों नहीं समझा। सरकार ने उनका चयन करने के बिल्कुल सही किया। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वह मोदी सरकार के कट्टे आलोचक हैं, लेकिन उन्होंने पहलगांव की आतंकी घटना और फिर ऑपरेशन सिंदूर के लेकर पाकिस्तान को जैसी खरीद सुनाई, उससे उनके आलोचक भी दंग रह गए। उन्होंने अपने तीखे तेवरों से पाकिस्तान को बेनकाब करने के साथ देश के विपक्षी दलों के कई नेताओं को यह पाठ पढ़ाया कि दलगत हित के बजाय देश हित को कैसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यह तो स्पष्ट है कि इन प्रतिनिधि मंडलों से देश में भी सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा और आम लोग यह समझेंगे कि जब बात देश के हितों की हो तो हम हर तरह के मतभेद भुलाने होंगे। लेकिन आप देखिए, कठिन कठिन है कि हमारे प्रतिनिधि मंडलों की बातों से दुनिया के प्रमुख देश कितना प्रभावित होंगे, क्योंकि वे इसके अनजान तो नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने वाला देश है। 9/11 के हमले की साजिश रचने वाला लादेन, उसके कई गुर्गे वहीं पाले जा रहे थे। किसी भी देश को यह नहीं लगना चाहिए कि भारत अपनी पीड़ा बयान करने आया है, बल्कि उन्हें यह दो टूक संदेश जाना चाहिए कि यदि पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर कुछ होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं वो वे भी जिम्मेदार होंगे। हमारे प्रतिनिधि मंडलों को यह भी कहना चाहिए कि भारत उनसे शांति और संयम को उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह सही है कि एक समय नरसिम्हा राव सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था, लेकिन अब समय बदल गया है, भारत का कद बढ़ गया है। सशक्त बने पंचायतें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देकर उन ग्राम पंचायतों का उत्साहवर्धन किया है जो कम जनसंख्या की वजह से वित्तीय तंगी झेल रही थी। यह योजना ऐसी ग्राम पंचायतों में आर्थिक दृष्टि का सोच तो विकसित करेंगी, उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित करेंगी। योजना के तहत ग्राम पंचायतों की आय जितनी बढ़ेगी, सरकार प्रोत्साहन के रूप में 5 गुना धनराशि देगी। वस्तुतः ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का ध्यान स्थानीय राजनीति पर ही अधिक रहता है और वे निजी लाभ की दिशा में ही सोचते हैं, जबकि समग्रता से योजना बनाकर वे अपने पूरे गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पंचायतें यदि अपने स्रोत से आय बढ़ाने की दिशा में सोचें तो उनकी सरकार पर निर्भरता तो खत्म होगी ही, रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बनाने के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है। आय बढ़ाने के कई साधन हो सकते हैं, जैसे तालाब, चारागाह, खाली जमीन का व्यवसायिक उपयोग, मछली पालन, पौधशाला, सामुदायिक खेती या फिर स्थानीय स्तर पर बाजारों को लगाया जाना। इस योजना की सफलता के लिए ग्राम प्रधानों को आगे आना होगा। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि गांव के लोगों को योजना की सार्थकता बताते हुए आम राय बनाई जाए। और एक बात आप लोगों को भी जान लेनी चाहिए
कि आपकी पंचायतों की क्या समस्याएं हैं, आपकी स्थानीय क्या समस्याएं हैं, उनका बेहतर कोई अगर समझ सकता है तो वो आपका लोकल नेता, लोकल आपका चुना हुआ जो सरपंच होता है, प्रधान होता है, उनका समाधान भी वही कर सकता है। इसलिए पंचायतों के पास भी शक्ति होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। दूरवर्ती तारे के निकट बर्फ की खोज। खगोलविद वर्षों से आप देखते हैं कि सौरमंडल के बाहर पानी की बर्फ की खोज कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यह बृहस्पति, शनि और उसके आसपास के चंद्रमाओं और बौने ग्रहों पर मौजूद है, लेकिन अभी तक वे अन्य तारों के आसपास इसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं कर पाए थे। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ने उनका काम आसान कर दिया। शोधकर्ताओं ने इस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण को HD 1,81,327 पर लक्षित किया, जो 155 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य जैसा एक तारा है। उन्होंने पाया कि तारे के चारों ओर धूल भरे मलबे की डिस्क में पानी की बर्फ के क्रिस्टल घूम रहे हैं। यह बर्फ हमारे सौरमंडल के काइपर बेल्ट के बर्फीले पिंडों और शनि के छल्लों जैसे स्थानों पर भी पाई जाती है। खगोलविदों को काफी लंबे समय से दूरवर्ती तारों की डिस्क में पानी की बर्फ होने के संदेह है, और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने 2008 में ही इस बात का संकेत दिया था, लेकिन इसके उपकरण इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं थे। और यहीं पर वेब टेलीस्कोप तारों के आसपास के मलबे के डिस्क को स्कैन करने के लिए सुसज्जित है। यह टेलीस्कोप बर्फ, धूल और चट्टानों के सबसे हल्के निशानों का भी पता लगा सकता है। इसके उपकरण उन्हें छोटे कणों को पकड़ सकते हैं जिन्हें दूसरे टेलीस्कोप नहीं पकड़ पाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जल बर्फ की उपस्थिति ग्रह निर्माण को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है, बर्फीले पदार्थ अर्थात अंततः स्थलीय ग्रहों पर भी पहुंच सकते हैं। HD 1,81,327 एक युवा तारा है। यह सिर्फ 2.3 करोड़ वर्ष पुराना है। इसकी तुलना में हमारा सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यह तारा सूर्य से ज्यादा गर्म और अधिक विशाल है। इसका सिस्टम अव्यवस्थित है। धूल, चट्टान और आप देखते हैं कि बर्फीले पिंड आपस में टकराते हैं और बिखर जाते हैं, जिससे एक अव्यवस्थित मलबे की डिस्क बन जाती है। HD 1,81,327 एक बहुत ही सक्रिय सिस्टम है। इसके मलबे की डिस्क में नियमित रूप से टकराव होते रहते हैं। जब ये बर्फीले पिंड आपस में टकराते हैं तो वे धूल भरे पानी के छोटे छोटे कण छोड़ते हैं। वेब टेलीस्कोप इन कणों को देख सकता है। एक कण आपस में चिपक सकते हैं और जिससे नए ग्रहों के बीज बन सकते हैं। लाखों वर्षों में बर्फीले मलबे चट्टानी दुनिया में पानी और अन्य महत्वपूर्ण यौगिक पहुंचा सकते हैं। शोधकर्ताओं को लगता है कि इसी तरह से पृथ्वी को पानी मिला जब बर्फीली धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह युवा काल में उससे टकराए थे। खगोलविदों के समक्ष एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या बर्फीले पिंड निर्माणाधीन ग्रहों तक पानी पहुंचा सकते हैं, और यदि ऐसा है तो क्या ये ग्रह रहने योग्य परिस्थितियां भी विकसित कर सकते हैं। वेब के उपयोग से इन सवालों का जवाब मिल सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। एक तो आज संडे है तो कम ही आर्टिकल रहते हैं। काल की चौधरी को तोड़ती कविता। आतंक को पोषित करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने व्यापक अभियान छेड़ दिया। भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेट मीडिया पर लोगों की टिप्पणियों में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का जमकर उल्लेख किया जा रहा है। दिनकर की कविताओं में छिपे भाव को देखें तो स्पष्ट होता है कि वह अतीत और वर्तमान को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे कई गुण उनकी कविताओं को विद्यमान हैं, उन्हें समकालीन बनाते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं कालजयी हो गई। ये किताबें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, जैसी इच्छा हो आपकी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइए आप लोग। धन्यवाद।